ये मेरी सबको। ओके। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में अगर मेरा सवाल होगा आपसे, तो हमें स्टॉक मार्केट करना क्यों है? कोई आंसर बता सकता है? ओके। गगन जी आप। हाँ जी, आप क्यों स्टॉक मार्केट करना चाहते हो? आवाज आ रही है आपको? ठीक। क्यों करना चाहते हो आप? जस्ट बिकॉज ऑफ बेनिफिट। सब बेनिफिट के कारण स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए, पैसिव इनकम बन जाए या एक्टिव इनकम बन जाए हमारी। दैट्स करेक्ट। अगर हमें स्टॉक मार्केट करके पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, कोई मुझे बता सकता है परसेंटेज वाइज? ख्याल कर जी, आप तो कर रहे हो। हम्म। 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 ठीक। मैं आपको एक यूएसए की चैंपियनशिप दिखाता हूँ। यूएसए में एक स्टॉक मार्केट की चैंपियनशिप होती है हर एक साल। इसने पूरे साल में जो बनाया है, ये विनर था बंदा, 90.7%। 2023 में देख ले, 129%। ये इंडिया का था बंदा, तन में, खंडेलवाल। और ये जो था ब्रांडी यार्कर, 90 पॉइंट। ओ, मैं फिर से दोबारा वही लगा लिया मैंने। इसने 13.5% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बनाया था। एंड इसने जो बनाया था 334.8%, मार्क ने। ये पूरे साल का बना रहा है। तो कई लोग सोचते हैं कि हम आते ही स्टॉक मार्केट में पहले दिन से 1 लाख 2 लाख 1000% अर्निंग करने लगेंगे। इज इट पॉसिबल? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि ये वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेस क्यों है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लेस, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हो। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट, आपको टाइम का भी कोई मतलब पंगा नहीं है कि आप किसी भी टाइम कर सकते हो। लाइक अगर स्टॉक मार्केट बंद भी हो जाता है सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है इंडियन मार्केट का, उसके बाद भी आप कमोडिटी लाइक क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ चॉइस मैंने आपको बता ही दिया। आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज है, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, एफएनओ। मेरे को एक चीज बताओ। एक एग्जांपल लेते हैं हम एक। ये डॉक्टर, ये इंजीनियर। और पंजाब में लोग पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा चीज क्या प्रेफर करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए? कोई बता सकता है? हेलो। गगन आप क्या बोलते हो? क्या प्रेफर करते हैं पंजाब में लोग पैसा कमाने के लिए? हेलो। गगन। बिजी। तो पंजाब में लोग आई थिंक ज्यादातर फॉरेन जाना पसंद करते हैं पैसा कमाने के लिए, अर्निंग के लिए।
सो अगर कोई डॉक्टर बनना चाहे तो उसका कोर्स कितने साल का होगा? है अलका जी? चलिए चलो हम अंदाजा लगा लेते हैं, 4 to 5 ईयर टाइम लगता है डॉक्टर बनने में। इंजीनियर का भी टाइम लगा लेते हैं आप, 4 ईयर मिनिमम लगते हैं। हाँ फॉरेन का तो चलो अब जब भी वीजा आ गया जा सकते हैं। प्लस पैसे आप बता सकते हो कितने लग जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए? एस्टिमेट। तो अगर हम तब भी अंदाजा लगाएं तो मिनिमम 20 से 30 लाख रुपए मिनिमम जो लग जाते हैं। एमबीबीएस के लिए तो करोड़ 80 लाख ऐसे लगते हैं। हम मिनिमम 30 लाख लेकर चल रहे हैं। इंजीनियर के लिए भी आईआईटी किसी ने करना है उसके लिए भी 15-20 लाख रुपए लग जाते हैं। फॉरेन भी कोई जाना चाहे अपना करियर बनाने के लिए कितने, इसकी तो नॉलेज होगी आपको। हम्म। स्टार्टिंग हम। हम्म। और अगर ये 25 लाख हम मिनिमम लेकर चल रहे हैं तो इसको कवर करने में अगर वो फॉरेन कंट्री जाता है मान लो स्टडी वीजे पे तो कितना टाइम लगेगा उसे? और प्लस उन्हें स्टडी भी करनी है अभी। तो इन सब चीज़ों में इतना टाइम लगता है। और डॉक्टर बन के कोई कितना कमाएगा महीने का स्टार्टिंग में 5 साल बाद? चलो हम बात करते हैं स्टार्टिंग सैलरी जो है उसकी। डॉक्टर की 5 साल कोर्स करने के बाद इतना स्पेंड करने के बाद 1 लाख है महीने की। आजकल इंजीनियर आपको पता ही है 20-25 हज़ार से ज़्यादा अपने जलंधर में नहीं कमा पा रहे। 25K हम लगा लेते हैं। फॉरेन में भी हम सोच लेते हैं कि बच बुच के उसके पास 1 लाख रुपीज वो फैमिली को वो भी 4-5 साल बाद भेज पा रहा होगा। ठीक है। तो हम स्टॉक मार्केट में कैसे सोच रहे हैं कि हम पहले साल से ही मतलब इतना पैसा कमा लेंगे? ये है कि अगर हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और हमें इन फील्ड की, क्योंकि इसमें इतना टाइम लगा तब उसके इतने पैसे लगे, प्लस तब उसने इतनी इतनी अर्निंग स्टार्ट की। तो स्टॉक मार्केट में ये है कि अगर हम आते हैं 6 महीना 1 साल अगर डेडिकेशन देते हैं तब हम इनसे बढ़िया ग्रो कर सकते हैं। प्लस हमारी जो है इनकम वो जल्दी बढ़ेगी, हम प्रमोशन हमारी बहुत जल्दी होगी इनके मुकाबले। अगर ये 1 लाख कमा रहे हैं तो इनको साल 2 साल लग जाएगा 2 लाख पे आते आते। बट अगर किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है तो वो बहुत जल्दी कमा सकता है, बट उसके लिए उसे टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 6 महीने से 1 साल उसे देना पड़ेगा मार्केट को समझने में। क्योंकि देखो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स दिखा देते हैं, इंस्टाग्राम पे दिखा देते हैं कि हम एक दिन में 1 लाख 2 लाख रुपीस ऐसे बना रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। अब उनके पास एक्सपीरियंस भी देखो, उनके पास नॉलेज भी देखो, उन्होंने कितनी गेन की है। तो ये मत सोचो। तो कभी भी किसी के पीछे भागना नहीं है, पहले खुद समझना है स्टॉक मार्केट एक्चुअली बोल क्या रहा है। तो अगली चीज़ हमारी ये है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा एक दोस्त था 3 महीने पहले, उसने क्या किया स्टॉक मार्केट से 20 हज़ार रुपये लगाए एफएनओ में, उसके 40 बन गए। 40 से 80 बन गया। मे भी मार्केट बढ़िया चल रहा होगा उस टाइम। 80 से 1 लाख बन गया उसके। और 1 लाख से सीधा उसने 80,000 1,80,000 बना लिए। बट अभी उसके पास कितने पैसे बचे हैं? 24K। तो आपको क्या लगता है उसने क्या गलती की होगी जो ये यहाँ पे पहुंच गया? पहला ओवर ट्रेडिंग हम मान लेते हैं। हाँ नॉलेज भी नहीं ली। दूसरा नॉलेज मान लेते हैं। ओवर ट्रेडिंग
लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है। लैक ऑफ नॉलेज मान लेते हैं। अच्छा, इसके कारण ये यहाँ तक पहुंच गया। हो सकता है मार्केट बहुत बढ़िया चल रही हो उस टाइम, सबको बढ़िया पैसे दे रही हो, 20 से 40, 40 से 80, फटाफट बढ़ा रहे हो। बट ये बंदा अगर आगे चाहता कि मैं आगे और सारी लाइफ ट्रेडिंग में बढ़िया तरह कमा लूँ, तो वो कमा सकता था विदाउट नॉलेज, विदाउट स्ट्रेटेजी? कभी भी टिक पाता? हम्म। इसको क्या करना चाहिए था? अगर आप तो कर रहे हो 3 4 महीने से मेरे ख्याल से, है ना अलका जी? तो आपको क्या लगता है इसे क्या करना चाहिए था? अगर जब इसने 1,80,000 कमा लिया, उसके पास इतनी बढ़िया कैपिटल हो गई स्टॉक मार्केट से, 20,000 से, तो इसे यहाँ पे क्या करना चाहिए था? हम्म। 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 चलो ठीक है, आपका पॉइंट मान लिया। स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर ली उसने। पहली तो लैक ऑफ नॉलेज और ओवर ट्रेडिंग उसने की, और दूसरी चीज चलो ठीक है स्ट्रैटेजी भी मान ली, बट उसको अगर उसने 1,80,000 बना लिए, तो यहाँ पे उसको टोटल कैपिटल लगानी चाहिए थी। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 90%, वो यही करते हैं कि अपनी सारी की सारी कैपिटल लगा देते हैं। जिस दिन उनको प्रॉफिट हो रहा है, जिस दिन मार्केट खुश है, कुछ अपड़ फाड़ के दे रहा है कि हाँ भी लो, ले रहे हैं, और उनको पता नहीं है, स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर ली, पर वो अपनी सारी की सारी कैपिटल लगा देते हैं कि स्टॉक में, जो सारा पैसा एक बार में ही खा जाती है। तो ऐसे बंदे टिक नहीं सकते। स्ट्रैटेजी भी। क्योंकि ग्रीड और फियर, यही दो चीजें मारती है इंसान को इस प्रोफेशन में। क्योंकि 1,80,000 उसने बना भी लिए, तो उसे अपनी 20% कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहिए था, ना कि ज्यादा। क्योंकि स्लो जो आगे बढ़ता है ना, वही टिकता है मार्केट में धीरे धीरे। अगर मैं ट्रेडिंग करता ही हूँ या करती हूँ एवरी डे, अगर मेरा 4 ट्रेड लेना है, मैंने, मेरे फिक्स होने चाहिए कि मैंने 4 ट्रेड ही लेना है। मेरे पास चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजीज है, कितना भी मैं दिमाग लगा लूँ, एनालाइज कर लूँ मार्केट को, मेरे को 4 ट्रेड से अगर मेरा 4 में स्टॉप लॉस हिट हो गया, लाइक मेरा डेली का स्टॉप लॉस जो है 500 है, इससे ज्यादा मेरे को लॉस लेना ही नहीं है। क्योंकि उस दिन मार्केट खराब है, आप जितना भी ट्राई कर लोगे, उस दिन मार्केट ने खराब रिजल्ट ही देने हैं। अगर आप बार बार ट्रेड करोगे, तो आपने जितना कमाया वो गवाओगे, प्लस लालच में आके रिकवर करने के चक्कर में वो भी आपका जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है कभी भी मार्केट में। हर एक चीज फिक्स होना चाहिए, और हमें एक स्ट्रेटेजी अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। हर एक चीज के पीछे नहीं भागना है।
चलो। आपका आपके माइंड में हमेशा ये चीज होनी चाहिए कि हमें आता ही मार्केट में ना क्विक क्रिक नहीं बनना, तुरंत अमीर नहीं बनना। क्योंकि ये माइंडसेट लेकर आओगे ना तो टिक नहीं पाओगे मार्केट में। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे स्किल्स को मास्टर करना है। जो भी मैं सीख रहा हूँ उसको मास्टर करना है। अगर मैंने मास्टर कर लिया तो पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा। दूसरा माइंडसेट आपका ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं पैसे हार गया, आज मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए, या मैंने कल 15,000 कमाए तो 15,000 के 15,000 हार गया मैं। होता तो नहीं है अगर सीखा हुआ आदमी, बट अगर फिर भी हार गए तो हमें ये नहीं होना चाहिए माइंडसेट कि मेरे को मार्केट से रिवेंज लेना है। अगर मैं आज ही 15,000 हार गया तो मेरे को आज ही निकालना है। नहीं, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मार्केट क्या बोल रहा है उस टाइम, उसे रिस्पेक्ट करना है। अगर मार्केट बोल रहा है कि मैं कुछ भी अभी नहीं दे सकता, अभी मैं खराब चलने की सिचुएशन में हूँ, तो नहीं करना है मेरे को। और आपका माइंडसेट ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को आते ही पहले दिन से ही अर्निंग करनी है। आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे एवरी सिंगल डे लर्न करना है कि मार्केट क्या बोल रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या गलती की मैंने। अगर मेरा टारगेट भी अगर हिट हुआ तो मेरे को वो भी देखना है कि टारगेट क्यों हिट हुआ, क्या चीज़ें मैं और बढ़िया कर सकता हूँ। आपके पास डेटा होना चाहिए हर एक दिन दिन का। आपका माइंडसेट ये भी नहीं होना चाहिए कि अभी मैंने 6 महीने का कोर्स कर लिया, 4 महीने से 6 महीने का, और उसके बाद मैं रुक जाता हूँ साल 2 साल, फिर मैं करूँगा। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। आपको उसी टाइम स्टार्ट करना है जिस टाइम कोर्स खत्म हुआ, इमिडिएटली स्टार्ट करना है। इससे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा प्लस नॉलेज बिल्ड रहेगी आपकी। हम बात करते हैं बेसिक्स की। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, व्हाट व्हाई एंड हाउ। स्टॉक मार्केट है क्या, क्यों करनी है और कैसे ये वर्क करता है। तो क्यों करनी है हमने तो क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट होता क्या है, किसी को पता है स्टॉक मार्केट क्या होता है? कोई बता सकता है? हम्म। हम्म। नहीं, लाइक स्टॉक मार्केट एक्चुअली में क्या होता है, वो तो हम ट्रेड कर रहे हैं। कोई एग्जांपल बढ़िया सी। चलो मैं देता हूँ एक एग्जांपल। कोई कंपनी है, उसके हम शेयर्स खरीदते हैं, उसके हम पार्टनर बनते हैं। ठीक है। तो हमने शेयर कितने पे लिए हैं? लाइक 15 रुपए पे शेयर्स हमने लिए हैं। और ये 15 से हो गया 20 रुपए, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अगर हमारे 15 रुपए के शेयर है तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, वो किसका है? वो किसका हुआ? 5 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ। हम्म। और अगर 15 रुपीज का शेयर खरीदा है और 5 रुपए का घाटा हुआ, तो बचे कितने? 5 रुपीज। तो ये किसके हुए? तो वही है। तो यही है स्टॉक मार्केट। हम किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं, उनके शेयर्स खरीदते हैं, उनके पार्टनर बनते हैं, और अगर वो प्रॉफिट में जाती है तो वो भी हमारे हैं, अगर लॉस हुआ वो भी हमारा है। तो इसे कहते हैं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। अब ये वर्क कैसे करती है? एनएससी और बीएससी के थ्रू। किसी को पता है एनएससी बीएससी क्या होता है? हम्म। सो एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट। ये 1992 में बनी थी इन बीकेसी।
एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इतना तो अब नहीं करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ज़्यादातर लोग करते हैं एनएससी में बाय, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी की जितनी भी कंपनीज है इसके अंडर आती है 74। इसके बारे में किसी को पता है? एनडीएलएस और सीडीएसएल। हम्म। हाँ लाइक कल, तिजोरी है। कल हम ट्रेड करते हैं, करोड़ों के शेयर खरीद लिए, लाखों के शेयर खरीद लिए अब स्टॉक पे, ब्रोकर पे। ठीक है, ब्रोकर है अब स्टॉक, और ग्रो भी ब्रोकर ही है। और कल की डेट में अगर वो लेकर भाग जाए हमारे पैसे, हम क्या करेंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया, एनडीएलएस को और सीडीएसएल को, कि कल की डेट में आपके पास अगर कोई शेयर है, बाय या सेल करते हो, तो ये तिजोरी में पड़े रहेंगे। आप आराम से निकलवा सकते हो कल कोई ब्रोकर भाग भी गया तो, चाहे आप स्टॉक वाला हो चाहे ग्रो। अब आपको पता है एनएससी और बीएससी वर्क कैसे करती है? मैं कर देता हूँ। ये ब्रोकर वन है, ये है अपस्टॉक। और ये ब्रोकर टू है, ये है ग्रो। अब कुछ कस्टमर्स ने बाय करना है, कुछ कस्टमर्स ने सेल करना है। ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं, हम डायरेक्ट अपस्टॉक से बाय करते हैं और डायरेक्ट ग्रो से सेल करते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म से बाय सेल होता है, यही करवाते हैं। बट एक्चुअली में ये नहीं करवाते। ये क्या करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन ले ली इन्होंने कि इतने लोग बायर्स हैं और इतने लोग सेलर्स हैं, ये भेजेंगे एनएससी और बीएससी वालों को। फिर ये डेटा इकट्ठा करेंगे कि कितने लोग बायर्स हैं और कितने लोग सेलर्स हैं। पर बायर्स को ये शेयर्स प्रोवाइड कर देंगे इन्हीं के थ्रू, और जिनको पैसा चाहिए उनको पैसा प्रोवाइड कर देंगे। तो ब्रोकर्स का काम इतना होता है सब, इसलिए कहते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म लो, फास्ट होना चाहिए। तो हमेशा ट्रेड हम टॉप 10 जो है ना ब्रोकर्स, उसी में करते हैं, स्टॉक ग्रो जो टॉप 10 में आते हैं। तो बाय शेयर मार्केट, ये तो हमने पढ़ लिया। अगर शेयर मार्केट में बेनिफिट होता है तो किन किन का होता है? तो अगर कोई कंपनी ग्रो कर रही है तो किन किन का बेनिफिट होगा? लाइक इसने शेयर्स खरीदे हैं किसी कंपनी के। हम्म, अगर कंपनी के शेयर खरीदे, अगर वो 15 से 25 रुपए तक चली गई, 10 रुपए बढ़ गई, तो पब्लिक का फायदा हुआ, कंपनी का तो फायदा ही हुआ। अगर वो कंपनी घाटे में जाती है, तब भी सबका ही फायदा होगा या सब घाटे में जाएंगे? अगर कंपनी कल 10 रुपए से 5 रुपए पे चली गई, और जिन्होंने शेयर खरीदे हैं उनका भी घाटा हो गया, तो सबका घाटा होगा जो ये तीन लिखे हुए हैं। देखो पब्लिक का तो घाटा हुआ ही हुआ, कंपनी का तो हो गया, बट गवर्नमेंट का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बता सकते हो? क्योंकि नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्सेस का फायदा है। अगर पब्लिक ने पैसे दिए हैं, टैक्स काट दिया गवर्नमेंट, कंपनी पैसे दे रही है, टैक्स काट दिया गवर्नमेंट, अगर हम शेयर लेते हैं टैक्स काट दिया गवर्नमेंट, अगर अगर हमारा घाटा भी होता है गवर्नमेंट को तो टैक्स जा ही रहा है, ऑल ओवर इंडिया ट्रेड कर रहा है तो गवर्नमेंट, अगर आपका घाटा भी हुआ चाहे कितना भी घाटा हो गया, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं, चाहे आप प्रॉफिट में जाओ या घाटे में जाओ। प्रॉफिट हुआ तब भी उनको बेनिफिट है, घाटा हुआ तब भी बेनिफिट है। तो ये ज़्यादा करते हैं बेनिफिट टैक्स के थ्रू, सिक्योरिटी चार्जेस ले लेते हैं, प्लस ब्रोकर से चार्जेस लेते हैं, बहुत सारे चार्जेस ये ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ, डू यू नो अबाउट आईपीओ?
अगर किसी कंपनी को फंड्स रेज करने हैं, अगर पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करती है, एक आईपीओ निकाल देती है। पब्लिक पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देती है कि आप इतने शेयर्स लो हमारे, इतने में हम आपको बेचेंगे और ये हमारी कंपनी के पार्टनर बन जाओ। अब मान लो रिलायंस ने एक आईपीओ निकाल दिया 2 करोड़ शेयर के, 50 रुपए पे, ठीक है। अब उस 2 करोड़ शेयर में से उसने 2 करोड़ शेयर को अगर हम मल्टीप्लाई करें 50 से तो कितने होंगे? 20। श्योर श्योर। बिल्कुल पुरानी कंपनी भी करती है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि अब मान लो किसी भी कंपनी को ना फंड रेज करने हैं, फंड्स की जरूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। नहीं, एक्चुअली अब जैसे स्विगी है, स्विगी का अभी तक कोई मेरे ख्याल से शेयर आया नहीं है मार्केट में। तो वो तो आईपीओ निकालेगी, प्लस दूसरी कंपनीज भी निकाल सकती है अगर उनको फंड्स की जरूरत है तो। अब अदानी है, अदानी अब कितनी उनकी फैक्ट्रीज वगैरह चलती है, तेल का भी चल रहा है उनका, एनर्जी का सेक्टर भी चल रहा है। अब जो सेक्टर वाइज वो निकालना चाहे, अगर कुछ नया लॉन्च करते हैं वो, तो हम उस सेक्टर के शेयर होल्डर बन सकते हैं, तब वो आईपीओ निकाल सकती है। अब रिलायंस के अंडर भी कितनी सेक्टर्स आते होंगे, तेल का भी रिलायंस काम करती है, मॉल्स का भी काम करती है, बहुत सारे काम है रिलायंस के। तो अगर कोई नई चीज़ निकालती है तो दूसरी कंपनीज भी आईपीओ निकाल सकती है। तो समझ आया आपको? ओके। आगे हम बात करते हैं कि अब रिलायंस आईपीओ की बात करें तो 2 करोड़ शेयर है इसके पास, जिसमें से 1 करोड़ शेयर इसने कहा कि 50 रुपीज में मैं सेल कर दूंगा लोगों को, ठीक है। तो अब जब उसने 1 करोड़ शेयर 50 रुपीज में सेल कर दिए, तो अभी रिलायंस का प्राइस कितना है? 2000 के आसपास है। तो अभी किस किस का बेनिफिट हुआ? कंपनी का, शेयर होल्डर का, चाहे जिसने 50 पे खरीदा होगा, 500 पे खरीदा होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो गया होगा। गवर्नमेंट का बेनिफिट हुआ है। सप्लाई डिमांड के बारे में आपको पता है कुछ? हम्म। तो उसकी हम आगे बात करेंगे, बट थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे ना काफी ज्यादा कंपनी लाइक ग्रो की, यहाँ से लेकर यहाँ तक चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट जहाँ तक अब गई है, अगर उसने ग्रो किया है तो उसे नीचे भी कहीं ना कहीं रेस्ट लेने के लिए आना पड़ेगा। तो जितनों ने यहाँ से डिमांड जोन ये हो गया जहाँ लोग बाय करते, बायर्स बैठे हैं आगे, तब ये बायर्स क्या करते हैं, यहाँ तक ले जाते हैं मार्केट को। अब यहाँ पे सेलर्स कितने सारे बैठे होते हैं, तो वहां से सेलर सब क्या करते हैं कि यहाँ तक जो भी बाय करना था हो गया, जिसको जितना प्रॉफिट बुक करना था वो नीचे गिराना स्टार्ट कर देते हैं मार्केट को। तो जहां से बाय करना शुरू करते हैं लोग उसको सप्लाई डिमांड जोन बोलते हैं, और जहां से सेल करना लोग शुरू करते हैं उसे सप्लाई जोन बोलते हैं। ये सिंपल सी एग्जांपल दिए, जब हम करेंगे तो थोड़ा डीप में जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज एनालिसिस? क्या होता है कुछ?
फंडामेंटल। तो ये जो था ना, ये था सप्लाई जोन। ये जहां से मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ बायर्स बैठे हैं सारे, ये ले गए मार्केट को यहाँ से। मार्केट ने जहां तक टॉप लगाना था यहाँ तक आ गया। बस इस एरिया के बाद अब गिरना शुरू हो गया मार्केट। अब यहाँ से नीचे जाएगा यहाँ तक। तो इसे कहेंगे सप्लाई जोन। और इसे कहेंगे हम डिमांड जोन, जहाँ लोग बायर्स आ रहे हैं, कह रहे हैं हम आगे बढ़ना है, हमको लेकर चलना है मार्केट को। आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस जो होती है, टू टाइप की होती है। एक होती है टेक्निकल, एक होती है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में क्या क्या आता है? कंपनी प्रॉफिट देखते हैं। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कंपनी का या डिक्रीज हुआ है, अगर कहीं भी हम मतलब शेयर खरीदने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी के ऊपर कितने लोन्स हैं, कितने उसके पास एसेट्स है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज क्या है, ये सब चीज़ें हम फंडामेंटल में देखते हैं। बट मैं ज़्यादातर फंडामेंटल पे वर्क नहीं करता। जिसको टेक्निकल आ जाता है उसे फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले लोग देखते थे। टेक्निकल में हमें क्या क्या चाहिए? एनालिसिस यूजिंग टेक्नोलॉजी। कोई टेक्नोलॉजी चाहिए लाइक लैपटॉप। उसके बाद हमें चाहिए प्राइस प्राइस ग्राफ, प्राइस चार्ट, टेक्निकल इंडिकेटर्स, एक डे का चार्ट, 1 वीक 1 मंथ का चार्ट चाहिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? एक महीने तक मार्केट कहाँ जा सकती है, एक दिन तक मार्केट कहाँ जा सकती है, 5 मिनट में मार्केट कहाँ जा सकती है, वो सब चीज़ें हम टेक्निकल से पता लगा सकते हैं। बट फंडामेंटल से हम लॉन्ग टर्म की ही चीज़ें पता लगा सकते हैं। लाइक अगर हमें कहीं भी इन्वेस्ट करना है, तो आपके हिसाब से फंडामेंटली कौन सी कंपनी स्ट्रांग है जहां हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? कोई भी एक कंपनी का नाम बताइए। विप्रो भी है, रिलायंस में भी हम कर सकते हैं। हम्म। तो अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तब हमें फंडामेंटल देखना है, अदरवाइज टेक्निकल ही देखना है हमें। और दोनों का अगर कॉम्बिनेशन कर ले तो और बढ़िया है। अच्छा मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर मेरे को इंट्राडे करने है तो मेरे को क्या देखना चाहिए? टेक्निकल या फंडामेंटल या दोनों? ठीक है कि हमें एक दिन में ही प्रॉफिट या लॉस लेकर निकलना होता है। अब हम बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस इज अ फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी, पर क्या ये कल गिर सकता है? ठीक है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। अभी यहाँ पे हो। ठीक है। कोरोना आया था जब, तो उस टाइम निफ्टी ने क्या किया था? हाई जो इसने लगाया था 20 जनवरी को, 12,430 का। और 24 मार्च, 4 दिनों में इसने लो जो लगा दिया, 7,500 11। मतलब जिसने लाइक 1 करोड़ लगाया होगा उसका 50 लाख रह गया होगा, जिसने 10 लाख लगाया होगा 5 लाख रह गया होगा। और वहीं रिलायंस आप देखोगे तो 1593 जब क्रैश आया था पे था, और रह कितना गया? 867 पे, 20 से 3 दिन के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से जिसने भी पैसा इन्वेस्टमेंट किए होंगे उसने निकाले होंगे, जब उसने देखा होगा कि मेरा 10 लाख का पोर्टफोलियो। तो जिसने भी होल्ड किया होगा 867 से, तो आज प्राइस है 2,000, तो आज प्रॉफिट में ही होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, सॉरी पेशेंस हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। कितने तरह के ट्रेडर होते हैं मार्केट में?
थ्री टाइप्स के होते हैं, आप तो जानते ही हो। एक होता है इंट्राडे, जो आप बेसिकली मेरे ख्याल से करते हो, आपने बताया था। तो इसमें तो लेवरेज मिल जाती है 5 गुना, अगर किसी ने 10,000 से भी करना है तो उसे 50,000 मिल जाता है। जहाँ 500 का उसको प्रॉफिट होना है, उसे 2,000 का होगा, लॉस भी जो होगा उसी हिसाब से होगा। उसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसमें आपको डाउट है, 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ, जब तक हम चाहे होल्ड कर सकते हैं, लाइक स्विंग ट्रेडिंग। तो इसमें उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग, जिसे हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए होल्ड करते हैं जिसमें ट्रेड्स। पोजिशनल में तो ये होता है कि अगर आपका एक दिन में प्रॉफिट बन गया तो आप निकलो, 1 वीक में बना तब भी होल्ड करो, 1 मंथ में बना तब भी होल्ड करो, जहां तक आपको लग रहा है कि मार्केट जा सकती है। अगर मार्केट बुलिश है, सेक्टर बुलिश है, ग्लोबल मार्केट बुलिश है, अगर आपको अच्छी चीजें दिख रही है उसमें कहाँ तक मार्केट जा सकती है, तो ट्रेल करते जाओ। अब डिपेंड ऑन 2 थिंग्स, मनी और नेचर। मार्केट कैसे वर्क करती है, कितना मनी आपके पास है, कितना रिस्क आप ले सकते हो, और कितना आप बनाना चाहते हो, और कितने टाइम में आप बनाना चाहते हो। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो उसका लॉजिक पता होना चाहिए कि हाँ, मैंने एंट्री की तो क्यों की, मेरे को एग्जिट करना है तो क्यों करना है। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम घुस गए किसी में भी, तो हम लॉस ही कराएंगे। बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, आर यू इम्पेशेंट। पेशेंस होनी ही चाहिए आपको, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि आज मैं निकालूंगा मार्केट से, 2 दिन में निकाल लूंगा। इमोशनल नहीं होना, इसका तो बता ही दिया मैंने। क्या हम इन्वेस्टमेंट 5,000 से कर सकते हैं? हम्म? नहीं, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो ये होता है ना कि एक्सपायरी आ जाती है, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो चलो उस टॉपिक पे बाद में जाएंगे। 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी हुई इसमें, तो थोड़े दिन के लिए ही हुई। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, काफी लंबा अगर हमें होल्ड करना है तो। हमें प्रॉफिट कितना होगा फिर, 5,000 अगर। हम्म, तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी अमाउंट तो ज़्यादा ही चाहिए। अगर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, कोई भी अगर 4-5 साल के लिए पैसे डालेगा, टाइम टाइम देगा, तो वो भी तो चाहेगा कि मेरे को मतलब बढ़िया अमाउंट मिले या प्रॉफिट मिले। ऐसी वैसी किसी कंपनी में तो नहीं डाल देगा कोई भी, कंपनी भी देखेगा बढ़िया। और कोई इतना पैसा लेकर आएगा तो ऐसे ही तो नहीं डाल देगा, सब कुछ सोच समझ के देख के ही डालेगा। तो इन्वेस्टमेंट में हमें 5 लाख मिनिमम चाहिए, उसके बाद 1 मिलियन, 5 मिलियन, 1 बिलियन स्टार्टिंग में। पेनी स्टॉक्स होते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं, पर वो बढ़ते हैं कई बार, बढ़िया नहीं है। आपको एक कंपनी पता होगी, आपको भी भूल गई है, एलसीडी थी, हाँ, एलसीडी इन्वेस्टमेंट। आपको पता है वो कितनी बड़ी है? 3 रुपए से वो सीधा 2 लाख पे पहुंच गई। मतलब अगर किसी ने 300 रुपए भी लगाए होते हैं तो आज वो करोड़ों का मालिक होता। तो वो किस्मत है, जिसने बहुत ज्यादा एनालाइज किया है, या जिसको मार्केट का पता है। हम्म। हम्म। हम्म।
हाँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि किस्मत से चल गया, बट हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी अमाउंट हमें चाहिए ही चाहिए। अब पैनी स्टॉक्स में भी वो इन्वेस्ट करें जो जैसे फंडामेंटली स्ट्रांग पता हो कंपनी, या जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई हो। क्योंकि जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गई होगी मार्केट में 3-4 साल की, या एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो वो ऐसे वैसे तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर करेगा भी तो वो तो सोच समझ के करेगा ना। तो पैनी स्टॉक में वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बट उन बहुत सारे पैनी स्टॉक में उसमें फ़ायदा नहीं है। अगर हमें नॉर्मली अगर चल रहा है लॉन्ग टर्म में, तब हमें इतना अमाउंट चाहिए किसी बढ़िया कंपनी में लगाने के लिए। अब इन्वेस्टमेंट में आपका नेचर कैसा होना चाहिए? हम्म। 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 कि जैसे मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया था, काफ़ी लोगों ने पैसा निकाल लिया होगा उस टाइम, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि कोई भी घबरा जाएगा कि इतना इतना अमाउंट लगा के आधा रह गया उनका। तो उनको वो नहीं पता होगा। अभी हम बोल रहे हैं बैठ के कि यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए, पर जब क्रैश आता है ना, तब सबको नहीं पता होता है कि मतलब अब मार्केट कहाँ जाएगी। एक लाइव मार्केट में जो ट्रेड करते हैं, एक हम नॉर्मली एनालाइज करते हैं ना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। काफ़ी सारे लोगों ने निकाल लिया होगा, बट निकालना नहीं है। कितना भी हो जाए, एक ट्रेडर के अंदर पेशेंस होना जरूरी है। ये तो मैंने समझा ही दिया पेंडेमिक का आपको, इसका भी समझा ही दिया। अब स्विंग ट्रेडिंग में, पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसा होना चाहिए और कितना मनी चाहिए? इसमें भी कम से कम 5 लाख या 2 मिलियन आपको चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लेवरेज नहीं मिलती है। तो इसमें 5 लाख अगर आप लगाओगे, तब जाके 10 या 15,000 या 50,000 एक हफ्ते में या एक दिन में, जितना भी मार्केट बढ़ जाए वो मार्केट पे डिपेंड है, तब बनेगा आपको जाके। और इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, सम पेशेंस, कि जब जब आपको लगा कि हाँ भाई अब मेरे को निकालना चाहिए, तो आप निकाल सकते हो। उसमें ये आप नहीं सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म करना है, या जब तक मर्जी होल्ड कर सकते हो। उसके बाद इंट्राडे में कितना चाहिए? मिनिमम तो 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए, अगर बढ़िया कमाना है तो, डेली का। तो 1 लाख पे आपको मार्जिन कितना मिलेगा? 5 मल्टीप्लाई भी होता है। आप करते हो किस प्लेटफॉर्म पे? किस प्लेटफॉर्म पे करते हो आप ट्रेडिंग? लाइक आप स्टॉक, ग्रो? नहीं, इक्विटी प्लेटफॉर्म तो जैसे अपस्टॉक एक प्लेटफॉर्म है, ग्रो एक प्लेटफॉर्म है, जीरोधा, धन। अपस्टॉक में तो 5 गुना मार्जिन मिलता है, उसमें तो मैं भी करता हूँ। मैं मान लो 1 लाख का। अच्छा अच्छा। समझ गया था। 5 गुना मार्जिन वैसे मिल जाता है, जहाँ आप 1 लाख लगाओगे ना, वहाँ आपको 5 लाख मिल जाएंगे। 2,000 का अगर प्रॉफिट हुआ वो भी आपका, जहाँ आपको 500 का प्रॉफिट होना था वहाँ आपको 2,000 का होगा, और लॉस भी हुआ तो उसके बराबर का ही होगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट फिक्स होना चाहिए हमारा कभी भी मार्केट में। बट इसमें बेनिफिट कमाने वाले बहुत बढ़िया कमाते हैं इंट्राडे में। हम्म। बट अभी थोड़ा सा मार्केट खराब चल रहा है। जो चीज़ें आप कर भी रहे हो ना, जो सोचते हो कई बार, उसका उल्टा हो जाता है। कई बार आपने ये भी चीज़ देखी होगी मार्केट में
जिस स्टॉक से आपको उम्मीद नहीं होती ना, वही एक्चुअली दे जाता है। बट और आप आईपीओ का जो पूछ रहे थे कि अगर हम आईपीओ में जल्दी एंट्री ले लें, आईपीओ ना अगर कोई भी कंपनी लॉन्च करती है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है या बढ़िया है, तो उनके शेयर ना जल्दी नहीं मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है, डीआईआई, एफआईआई, पहले ही एनालाइज कर लेते हैं, पहले उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो नॉर्मल पर्सन को कोई बढ़िया आईपीओ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट में कितने तरह के लोग काम करते हैं आपको ये पता है? जी, तीन तरह के लोग काम करते हैं। आरआईआई, रिटेलर्स लाइक हम जैसे हो गए। एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ये पता है कौन होते हैं आपको? ये जैसे हमसे अपर लेवल के लोग आके जो बढ़िया पैसा लगा सकते हैं मार्केट में। जिसे हम एचएनआई कहते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। उसके बाद इनसे भी ऊपर आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम डीआईआई, एफआईआई कह देते हैं। और जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में अभी आप देखोगे बहुत ज्यादा ट्रैप चल रहा है, कि एक्चुअली में लोगों को कईयों का होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, मे बी आपने की है कि नहीं की है। उनको लगता है कि वहाँ ब्रेकआउट करेगा, इतनी जगह है इसके पास, तो इतना चल जाएगा, यहाँ प्रॉफिट कर लूँ। बट एक्चुअली में मार्केट वहाँ पता है क्या कर रहा है, कि हम प्ले किससे कर रहे हैं, डीआईआई, एफआईआई, ऐसे तो बैठे नहीं है वो। उनको पता है सब, इतना पैसा अगर लगा रहे हैं तो दिमाग भी तो बहुत लगा रहे होंगे ना वो। और उनको पता होता है कि सबका स्टॉप लॉस कहाँ लगा है। तो कई बार आप देखते होंगे निफ्टी फिफ्टी में, अगर आपने कभी भी ट्रेड में भी आपने किया है कि नहीं किया मेरे को नहीं पता, बट वो ज्यादातर टाइम ना जहाँ स्टॉप लॉस लोगों का लगा होता है, वहाँ स्टॉप लॉस लगा के मार्केट ने चाहे ऊपर ही जाना होता है, बट लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर जाता है। तो अभी बहुत ज्यादा ट्रैपिंग चल रही है, चलो हम जब डीप जाएंगे तब हम इस पे बात करेंगे, तो मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा इसके बारे में। अब आपको पता है व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, निफ्टी इंडेक्स हो गया, लाइक फार्मा का इंडेक्स हो गया, मेटल सेक्टर का इंडेक्स हो गया, सबका इंडेक्स हो गया। एक्चुअली में इंडेक्स होता क्या है? कोई एग्जांपल दे सकते हो आप प्रॉपर? हम्म। हम्म। तो पहले पता है क्या होता था, कि पूरे इंडिया में कंपनीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो लोग क्या करते थे, अगर किसी कंपनी का डाटा निकालना है तो उनको बड़ा टाइम लग जाता था डाटा निकालने में, कि सारी कंपनीज ने क्या किया। 2200 2300 कंपनीज है, क्या किया इन्होंने, अब उसके हिसाब से वो निकालते थे डाटा, कि मार्केट बुलिश रहने वाला है या बेरिश रहने वाला है। तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाता था। और प्लस लोगों के पास कोई जरिया भी नहीं था कि स्टॉक मार्केट के बारे में जान सके, तो वो न्यूज़ के थ्रू पता करते थे कि रिलायंस का शेयर इतना बड़ा है, विप्रो इतना बड़ा है। तब वो स्टॉक्स या शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे, और फिर भी अगले दिन न्यूज़ आती थी तब उनको पता लगता था कि हाँ भी ये मार्केट इतना बड़ा है या गिरा है। तो कोई टूल नहीं था उस टाइम। तो अभी तो बहुत कुछ इजी कर दिया मार्केट, हर एक कोई टेक्निकल इंडिकेटर्स देख सकता है लैपटॉप के थ्रू, सबको पता लग जाता है, तो अभी तो बहुत इजी है। तो उस टाइम ना लोगों ने क्या किया, कि इसका एक तोड़ निकाला, कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनी है, लाइक जो पूरी इंडिया की इकोनॉमी को मतलब चलाती है, जिससे पता लगता है इन कंपनीज के कारण पता लगता है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उनको ऐड कर दिया, उसका एक इंडेक्स बना दिया, निफ्टी फिफ्टी का। तो निफ्टी फिफ्टी के अंदर वो कंपनीज आती है टॉप की, जो पूरे इंडिया के मार्केट की इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। वैसे एक बैंक निफ्टी का इंडेक्स बना दिया, कि पूरी बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमें बता सके कि बैंकिंग सेक्टर ने क्या किया। उसके बाद फार्मा का आ गया, फार्मा सेक्टर बता सके, तो इससे भी हमें काफ़ी हेल्प हो जाती है।
अब ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने इक्विटी की है तो। कौन कौन से होते हैं? जी। बुलिश, बेयरिश एंड कंसोलिडेशन। चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं। एक्चुअली मैं ना बेसिक से ही करवाना पसंद करता हूँ किसी को भी। चाहे मेरे पास थोड़ा सा, वो भी कल भी एक लड़की आई थी, उन्होंने भी इक्विटी किया है वहां से, दिल्ली से। FIIS कुछ बता रहे थे, बट आज फिर से उनकी दोबारा क्लास है। क्योंकि जितने भी आप देखोगे ना, मतलब करवाते तो हैं बट बेसिक भी ना पूरा क्लियर नहीं करवाते वो। अगर आप FNO में भी जा रहे हो ना। कहना भी नहीं चाहिए। हम्म। 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 हाँ हाँ। हाँ मैं समझ गया आपकी बात, वो बिल्कुल सही बात है आपकी। बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लाइक आप जलंधर में जैसे काफी, या कहीं भी आप इंस्टीट्यूट देखोगे, एक महीने में कहते हैं कि मैं FNO भी करवा दूंगा, आपका 1 लाख रुपए लगेगा। और मैं आपको एक दिखाता हूँ, लाइक शायद है। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग। वन सेकेंड। स्टॉक एक्स्ट्रा। आपने स्टॉक एक्स्ट्रा, आप जलंधर से ही हो? हेलो। ठीक है। आपने इनका नाम सुना होगा, स्टॉक एक्स्ट्रा वालों का। हम इनके कोर्सेज पे चलते हैं। ये क्या कर रहे हैं? पहले इन्होंने बच्चों को बोला कि 22,420 लगेंगे, इसमें बहुत ही बेसिक चीज सिखाएंगे, सिर्फ 1 मंथ का कोर्स देंगे। अब बच्चा आ गया, वो कह रहा है इक्विटी और FNO, जबकि इक्विटी नहीं आती बच्चों को 1 महीने में, वो भी सिखा देंगे, FNO भी सिखा देंगे, सिर्फ 1 मंथ में। उन्होंने तो लाइव ट्रेडिंग करके दिखा देना है कि बच्चों को ये देखो मैंने बेनिफिट अर्न किया है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। बच्चा सीख पाएगा 1 महीने में? कभी। कर लेगा अर्निंग आगे जाके? इक्विटी में नहीं कर पाएगा 1 महीने में तो। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, अब क्या है कि उसके बाद मेरा इससे भी बढ़िया प्रोग्राम है, अगर आपको समझना है तो 41,299 रुपए तो GST। हम्म। हम्म। सिखानी उसने वही चीजें हैं।
बट ये बच्चों को यहाँ तक ले जाते हैं, 1 लाख 6। और वो करते भी नहीं है जान के, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बच्चा आ गया एक बार, अब सीखनी है। तो ये तो चीज़ मेरे को गलत लगती है। तो ये इन टाइम के लोगों के बारे में कह रहा था मैं, कि टीचर चलो ठीक है सिखा रहा है, बढ़िया है, बट टीचर का ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब कोई भी बच्चा अगर मान लो जिसे सीखना है, डेडिकेशन है फुल, और कल की डेट में वो कहेगी वो कभी 1 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तो फंस गया ना यहाँ पे 20-25 हजार दे के। वो तो कुछ सोच के आया था। और ये प्रॉपर चीजें भी नहीं बताते कि हम क्या क्या सिखाएंगे। ये बस कहते हैं कि 1 महीने में हम बढ़िया ट्रेन कर दूंगा। हम्म। 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 तो मेरे पास कई ऐसे भी बच्चे आए हैं ना, जिन्होंने मतलब इतने इतने पैसे वेस्ट भी किए, पर आया तब भी उनको कुछ भी नहीं। ये इंस्टीट्यूट भी कुछ ऐसे गलत चीजें करते हैं। हम्म। हम्म। और तो इनका ये काम होता है। हम्म। कि इकट्ठे मिक्स करा के किसी तरह इनको पढ़ा के, इनको ये नहीं फर्क पड़ता कि बच्चे का आगे जाके क्या होगा नहीं होगा। मिक्स करवा के इनको अपना कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो ये तो गलत लगता है, इसलिए मैंने अपना जो कोर्स रखा है ना, मिनिमम 6 मंथ का रखा है। प्लस मैं ऑफलाइन और जूम मीटिंग हमेशा इसलिए रखता हूँ ताकि बच्चा ट्रेंड हो। कोर्स एक्चुअली 6 महीने का है भी नहीं इतना ज़्यादा, मेरा है 3 से 4 महीने का ही है। बट मैं साथ में इसलिए रहता हूँ क्योंकि एक बार कोई मेरे साथ जुड़ गया तो लाइफ टाइम जुड़ जुड़ा रहे। अगर मैं कुछ नई चीज़ें भी सीख रहा हूँ तो और भी उनको सिखाऊं, ताकि आगे जाके किसी की लाइफ बने। तो ट्रेडिंग करने का भी तो कोई कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो ऐसे तो नहीं कर रहा है ना, और कोई पैसे वेस्ट कर रहा है तो आना भी तो चाहिए ना एक्चुअली में। और कोई इतना टाइम भी नहीं देता होगा जितना मैं देता हूँ सारा दिन बच्चों को। अभी आपके बाद भी मेरी क्लास है 4-5 बच्चों के साथ, 3 घंटे की, कल 3.5 घंटे की थी। अब ये तो आपको पता ही होगा। प्राइज एक्शन क्या होता है? व्हाट इज प्राइज एक्शन? नहीं, ट्रेडिंग सेटअप लाइक जो स्ट्रेटेजीज आती है, आपने कितनी स्ट्रेटेजीज अभी तक सीखी है? इंडिकेटर कौन सा यूज करते हो आप? मैं तो आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा
जो मे भी इंट्राडे में तो बहुत कम उसमें लॉसेस होता है और सबसे बेस्ट है। ये तो नॉर्मल इंडिकेटर्स है जब हम करेंगे। ट्रेडिंग सेटअप वैसे उसे कहते हैं कि हमने सारी, देखो कई बार ना क्या होता है, हर एक सेटअप जो है ना हर एक टाइम वर्क नहीं करता। हमें नॉलेज होनी चाहिए हर एक सेटअप के बारे में। हमें यहाँ तक अपना दिमाग बना लेना है। 6 महीने इसलिए मैं देता हूँ ताकि बच्चों के माइंड में वो चीज़ें बैठा दूँ बार बार करवा के, कि हमें ये पता लग जाए कि कल मार्केट अगर मैं रात में एनालाइज कर रहा हूँ तो मार्केट में कौन सा इंडिकेटर, कौन सा ट्रेडिंग सेटअप मेरा बढ़िया बैठ सकता है। करने दो तीन ही है जो हमें सबसे बेस्ट लगते हैं, बट सबसे बेस्ट उस टाइम कौन सा काम कर सकता है, इसलिए ट्रेडिंग सेटअप उसे कहते हैं। प्राइस एक्शन के बारे में आप क्या जानते हो, किसे कहते हैं प्राइस एक्शन? डिफरेंट टाइम में डिफरेंट, कितने बार परफॉर्मेंस दी है, कितने एक्शन उसने परफॉर्म किए। हाँ हाँ सही। हम्म हम्म हर एक टाइम में कितने एक्शन उसने परफॉर्म किए हैं, उसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। एंड चार्ट पैटर्न्स में आपने क्या क्या पढ़ा है? बायोलेटरल, कॉन्टिन्यूस, ये सब पढ़ा है अपने, फ्लैग एंड पोल? नहीं नहीं, मैं कैंडल्स की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स की। हम्म 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 हम्म। और ये सब पढ़ा है आपने, क्या नाम है, बायोलेटरल, कॉन्टिन्यूस, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। और कैंडलस्टिक पे, कप एंड हैंडल, कप एंड हैंडल। हाँ वो मूवमेंट बहुत अच्छे देता है अगर उसको कोई मास्टर कर ले तो, बट वो बहुत कम स्टॉक्स में बनता है। चार्ट पैटर्न्स, जो नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, है तो मेरे पास इतने चार्ट पैटर्न सिखाने के लिए, अगर मैं कोर्स बनाऊँ तो 6-7 महीने एक चार्ट पैटर्न पे ही बना दूँ। बट मैं नॉर्मली जो बेसिक है ना उन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जैसे बायोलैटरल आपको आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न जो होता है लाइक फ्लैग एंड पोल, वो हमेशा मार्केट में रोज बनता ही है ज़्यादातर स्टॉक्स में। तो वो आपको पता होना चाहिए कि उसके ब्रेकआउट पे वो नॉर्मली बनता है, बायोलैटरल नॉर्मली बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी तो चार्ट पैटर्न्स तो बहुत है अगर हम सीखने पे हैं, बट नॉर्मली तो हमें कम से कम पता होना चाहिए। डबल टॉप, डबल बॉटम, ये तो चलो नॉर्मल है, ये तो है आपको पता। हेड एंड शोल्डर भी, ये नॉर्मली होते हैं मार्केट में ज़्यादातर, आप फॉर्म देखोगे। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये तो हमें, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये तो आपको आता ही है। कहाँ हाई लगाया, कहाँ लो लगाया, कहाँ से ओपन होती है, क्लोज होती है कैंडल, ये सारे कैंडल्स आते हैं आपको। मेन तो यही वर्क करती है अगर जिसने इन 8-9 कैंडल्स को मास्टर कर लिया। कैंडल, वैसे में मैं कैंडल ज़्यादा यूज़ नहीं करता, नहीं ज़रूरत पड़ती है अगर जिसको मार्केट आ जाता है तो। ये तो नॉर्मल बेसिक बिगिनर्स के लिए है। उसके बाद, हाँ हेल्पफुल रहती है, बट जिसको मान लो एक एक्सपीरियंस आ जाता है ना, प्राइस एक्शन वो जो मास्टर कर लेता है, सबसे बड़ी चीज़ ही प्राइस एक्शन है। तो अब वो कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक वाला क्या सोचेगा कि अगर मेरे को हैमर बना टॉप पे तो तभी मैं बाय करूंगा, नीचे में सॉरी,
या हैंगिंग बैनर टॉप पे, तभी मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा। वो तब तक वेट करेगा, बट प्राइस एक्शन वाला क्या करेगा? जैसे मास्टर की है। अब वो तो यही देखेगा ना, मार्केट एक्चुअली में यहाँ इतने टाइम से कंसोलिडेशन कर रही थी। अब यहाँ से अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये यहाँ तक इसकी दूसरी रेस्ट्रिक्शन है। अब ये यहाँ तक जा सकती है। ये यहाँ तक इसका टॉप लग गया है, यहाँ से फॉल कर सकती है। ये इतनी बड़ी मूवमेंट दे दी है इसने, यहाँ पे रेस्ट लेगी थोड़ी, तो रीटेस्ट करके जा सकती है। वो ये थोड़ी देखेगा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा या हैंगिंग मैन बनेगा। ये होता है। तो इसलिए मैं बेसिक ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको नॉलेज हो चुकी है। बेसिक होता तो मैं आपको इतना नहीं बताता, क्योंकि आप ऑलरेडी इक्विटी कर रहे हो। और ट्रेंड लाइंस के बारे में आपको पता ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता ही है। इंडिकेटर्स तो चलो हम जो भी करेंगे आगे चल के, काफ़ी है मेरे पास सिखाने के लिए। अब वो आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा इंडिकेटर जो आपको सबसे बेस्ट लगता है उस पर आप ट्रेड कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट तो आपको पता ही है कैसे करना है। कितने ट्रेड लेते हो? कितने ट्रेड लेते हो आप एक दिन के? दो लेते हो? तो ठीक है। हम्म, बढ़िया है। दो ही तब लेने चाहिए। मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप एनालाइज करते हो, एक मैं आपके सामने चार्ट रख देता हूँ। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स देखते हो आप रोज? मैं बात करता हूँ। ठीक है, कल इंट्राडे के लिए अगर हमें कोई स्टॉक देखना है तो शुक्रवार को मार्केट कैसी थी? फेयरिश थी या बुलिश थी? अच्छा। हम्म। इससे हम वैसे अंदाजा लगा सकते हैं टॉप गेनर से कि इसमें कितने कम स्टॉक आए हैं, तो बेरिश हो सकती है। और लूजर्स में आप देखोगे 4-4% भाग गई है, नीचे गिर गई है, 2-2% गिर गई है। तो कह सकते हैं मार्केट बेरिश थी। देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें, हम नॉर्मली एग्जांपल ले रहे हैं। ग्लोबल मार्केट भी देखी जाती है, सेक्टर भी देखे जाते हैं। हम बेरिश का देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो आपको ये स्टॉक को देख के क्या लग रहा है? क्या एनालाइज करोगे आप इसमें? डेली बेस? क्या एनालाइज करोगे अगर आपने एक क्लिक किया है? नहीं, अगर मेरे को लेना, अगर आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर आप कभी भी ट्रेड करते हो तो रात को एनालाइज करते हो कि डायरेक्ट सुबह ही करते हो? तो जिस तरफ भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया उस तरफ हम ट्रेड ले लेंगे कंसोलिडेशन के बाद। लाइक एक रेंज चाहिए, ओपन हो लाई तो मैं जहाँ तक समझता हूँ। हाँ मान लो ये एक रेंज है, हटा देता हूँ आपको समझने के लिए।
ये वन डे की कंसोलिडेशन है। इतने दिनों से मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, और में तो ज्यादा होगा। ठीक है। ओपन हाई अगर मार्केट नीचे गिरा है, कहने का मतलब आपका रेड कैंडल बना दी उसने। रेड कैंडल बना के अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हम सेल की साइड लेंगे। अगर इसने ग्रीन कैंडल बना दी ओपन होकर, यहाँ से ओपन होके, और यहाँ ब्रेकआउट करता है तो हम बाय लेंगे। इस टाइप में लेते हो। वही तो चीज कह रहा हूँ कि जो है ना प्रैक्टिकल जो चीजें समझ में आएंगी आपको बार बार करके सही टीचर से, वो आप मतलब जैसे नॉर्मल कोर्सेज वगैरह करके नहीं कर सकते। तो आपको बताने वाला होना चाहिए कि एक्चुअली अगर हैमर बन गया है, ठीक है। अब हैमर बनने के बाद करना क्या है, मेरे को ये तो पता हो कंफर्मेशन किसकी वेट करनी है, कहाँ तक मेरे को एंट्री करनी है, कहाँ तक मेरे को टारगेट लेना है, कहाँ पे मेरे को एक्चुअली में एंट्री लेनी है। वो भी तो चीजें पता होनी चाहिए ना। वो भी तो आपको गाइड करने वाला होना चाहिए। अब लाइक हम हैमर की ही बात करते हैं। मान लो हैमर कहाँ पे बनता है, जब हमें एंट्री लेनी चाहिए। हाँ, कहाँ पे हैमर बने तो हम एंट्री लें। और हैमर बनने के बाद हमें किस चीज़ का वेट करना चाहिए। सेकंड कैंडल का। और उसके बाद हमें क्या देखना चाहिए। इसकी तो है आपको नॉलेज। और हैंगिंग में। जब मेरे को एक बात बताइए, आप जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ सॉरी, अप ट्रेंड है, हम उसे अप ट्रेंड कब मानेंगे। नहीं, एक्चुअली में अप ट्रेंड कब मानेंगे। ये लॉजिक होगा ना अप ट्रेंड मानने का, कि अगर मैं इसे अप ट्रेंड मान रहा हूँ तो मैं क्यों मान रहा हूँ अप ट्रेंड। तो क्यों लग रहा है कि मार्केट बुलिश होगी। अच्छा, आपको हायर हाइज हायर लोज बताए थे उन्होंने। वो पता है आपका अच्छे से अगर बेसिक नहीं क्लियर है तो जब तक मार्केट ठीक है बढ़िया चल रही है, कभी कभी प्रॉफिट हो रहा है, बट अगर आप रियल में जब जाओगे ना बहुत ज़्यादा मार्केट की खराब सिचुएशन में, अब जैसे अभी मार्केट है, अभी आप कह रहे हो एफएनओ के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चल रही है, बट मैं अगर एक्चुअली बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा अर्निंग एफएनओ वाले कर रहे होंगे बेरिश मार्केट में। हम्म। 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 नहीं, इंट्राडे में भी बेरिश में भी मिलता है। अब मान लो ब्रिटानिया का ये है, क्या कहते हैं, ट्रेड है। इंट्राडे में एक्चुअली क्या होता है, मैं ज़्यादा बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं करता। मैं करता हूँ फ्यूचर एंड ऑप्शन के सेक्टर्स में, लाइक अब जैसे फार्मा, ब्रिटानिया किसका सेक्टर है, उसमें आता है एफएमसीजी में। तो मान लो अब मेरे को पता है ब्रिटानिया का एफएनओ सेक्टर भी है, एफएनओ में भी ट्रेड कर सकते हैं ब्रिटानिया की, ये तो इक्विटी है। तो ब्रिटानिया अगर मेरे को रात में ही पता लग जाए कि ब्रिटानिया रात में गिर सकता है, ठीक है, और मेरे को पता लग जाए कि ये यहाँ तक जा सकता है, यहाँ पे बायर्स बहुत जा रहे बैठे हैं, पलटा सकते हैं मार्केट को, तो जहाँ पे मुझे ये 1-2% का मूव देगा, ठीक है, जहाँ पे मैंने 1000-2000 रुपए कमाने हैं,
एफ एन ओ में ना, यहाँ पे अगर 1-2% का मूव आएगा ब्रिटेनिया में, तो ब्रिटेनिया के एफ एन ओ में ना 60-70% का मूव आ जाएगा। जहां मेरा प्रॉफिट होगा 1,000-2,000 का, वहां मेरा कितना होगा? 10,000 और 15,000 का। प्रोसेस तो वही है, सेम ही है। यहाँ में 1-2% का, यहाँ लॉस भी कम है और लॉस भी ज्यादा है, बट जब वो चीज मैं आपको सिखा दूंगा तो लॉस बहुत कम लगेगा आपको, टारगेट ज्यादा बनेगा। बट वो सब चीज आएंगी किससे? परफेक्शन से। कि अगर मैं एकदम ही सोचूं मार्केट में कि हाँ भाई, लालच करके आ जाऊं कि पहले दिन से ही मैं 10-10 हजार बनाना शुरू कर दूं, उसमें लिक्विडिटी बहुत होती है ऐसे सेक्टर्स में। तो वो अगर जाती है ना, रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है, तो पूरा लेकर जाती है। अगर आपको नहीं आता तो आप तो सारा गंवा लोगे, बट उसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा बनता है, क्योंकि जब आपको डायरेक्शंस क्लियर हो जाएंगी ना, कि अगर मेरे को पता है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी, यहाँ तक जाएगी जाएगी, तो आप यहाँ तक टारगेट रखोगे ही और बढ़िया प्रॉफिट करके निकलोगे ही मार्केट से। उसमें क्लियर बहुत होना पड़ेगा आपको डायरेक्शंस में। और भी बहुत सारी चीजें होती है, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, बहुत सारी चीजें देखते हैं अगर हम रात को मार्केट। हम्म। 5% कहाँ पे आप देखते हो, एक दिन में या 5 डेज में? ओ आई ओ आई एक्चुअली होता ही है। ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। कितने कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं? ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है कि कितने कॉन्ट्रैक्ट है। और आपने एनएससी अगर आप यूज करते हो वेबसाइट, तो आपने एक और देखा होगा, चेंज इन ओ आई। वो बत, वो होता क्या है? हम्म। वन सेकंड, 1 सेकंड, मेरा लैपटॉप डाउन होने वाला है, मैं 1 मिनट चार्जर लगा लेता हूँ। आप ये ओ आई वगैरह इंट्राडे के लिए देखते हो? अच्छा, मान लो अगर 5% गिरने या बढ़ने के चांसेस हमने देख लिए। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वो अगर मतलब 5% या 6% है, तो अगले दिन जो है मार्केट अगर खुलती है तो काफी लंबी कैंडल बना देती है। तो अगर काफी लंबी कैंडल बना दी मार्केट ने, तो हमें उसमें ट्रेड करना चाहिए। हम्म। होती है, क्योंकि अगर कोई बायर आ गया, बड़ा बायर आ गया, उसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट पहुंचा दी एक बड़ी कैंडल बना के।
एक लास्ट रेजिस्टेंस तक। अब वो क्या करेगा, उसके अंदर जितनी पावर थी ना, उसने सारी पावर अपनी लगा दी यहाँ तक जाने के लिए। अब उसके अंदर पावर ही नहीं थी, वो कहाँ से जाएगा। ऐसे ही होता है, ये देखो यहाँ से मार्केट चला था, यहाँ तक अपनी सारी पावर लगा ली, जहाँ इसकी लास्ट रेस्ट्रिक्शन थी। अब वहां से नीचे जमने लगा मार्केट। तो एक ओआई के बेस पे भी हम नहीं देख सकते। एक्चुअली ओआई देखना ही नहीं पड़ता इतना, अगर मैं सही बात बताऊं। इंट्राडे वगैरह के लिए इक्विटी में अगर ट्रेड करें, दो चीज़ें आप मिक्स कर रहे हो। ओआई हम बेसिकली ज़्यादातर उसमें देखते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। बीटीएसटी आपने सुना है? बीटीएसटी दुनिया का ना, वर्ल्ड का सबसे रिस्कीएस्ट ट्रेड माना गया। तो इसमें ये होता है कि आप ना, अगर 3 बजे मार्केट क्लोज होती है ना, 2:15 बजे, 3:30 बजे, तो 1 से 3 बजे के बीच में आपको एनालाइज करना पड़ता है कि ये मार्केट सुबह ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। और उसकी भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसमें अगर आप ट्रेड लेते हो तो गैप अप गैप डाउन, तो थ्योरी आपको पता है गैप अप गैप डाउन की? वो किया आपने? मान लो अगर यहाँ पे गैप है तो क्या करेगी मार्केट? अगर ऊपर चली गई है, यहाँ पे गैप अप खुल गई, गैप अप खुल गई, अब मार्केट क्या करेगी? गैप अप खुलने के बाद ज्यादा लंबा गैप अप किया उसने, तो क्या करेगी मार्केट सुबह सुबह? और यहाँ पर थोड़ा सा कम गैप अप किया उसने, फिर नहीं। गैप अप गैप गैप डाउन थ्योरी करवाई थी आपको उन्होंने? थ्योरी होती है उसकी। नहीं, उसके बाद थोड़ा अगर कम खुले ना, तो चांसेस होते हैं जाने के लिए। वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्टर है, कैसा है, नहीं है। और उसके बाद अगर कोई मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलता है ना, और अगर काफी लंबे टाइम तक बढ़िया भी चल जाए, बड़े टाइम फ्रेम में, तो वो उसको फिल करने के लिए आता ही आता है। तो जब मैं लाइव आपको करवाऊंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से उस टॉपिक पे जब आएंगे। तो आप ना कुछ चीज़ें मिक्स कर रहे हो। इंट्राडे में इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती यूआई वगैरह की, वो तो एफएनओ के लिए होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लग रहा है कि आपको ना डाउट्स वगैरह अभी बेसिक्स में भी हैं। आपने जो चीज़ें सीखी है वो बढ़िया है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस और वो सब चीज़ें। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन आपको ये भी नहीं पता कि, अच्छा ट्रेंड लाइन हम किसे मानते हैं, क्यों लगाते हैं? यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं? क्यों आएगा ट्रेंड में ये? क्यों आएगा ट्रेंड में ये? एक्चुअली देखिए, मैं आपको बताता हूँ। अब ट्रेंड पता है किसे कहा जाता है? ये हायर हाई है, ये हायर हाई है, ठीक है। तो अगर ये 3 बार हायर हाई बना के हायर लो बनाते हैं, ये हो गया हायर लो, ये भी हायर लो हो गया। अगर ये 3 बार ये चीज बनती है, 3 बार मिनिमम बननी चाहिए, तभी हम उसे अब ट्रेंड गिनेंगे और ट्रेंड लाइन लगाएंगे। तो अभी तो, हाँ 3 बार लोअर लो बन जाए। हाँ 3 बार मिनिमम होना चाहिए, तभी हम अब ट्रेंड कहेंगे उसे। अब ये आपको क्या लग रहा है? आपका ना बेसिक, नहीं नहीं, मैं बात कर रहा था। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है। पिछले डाउन ट्रेंड में हम लोअर हाई करते हैं। कौन से? ये है, ये वाले। ये ना डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। वैसे तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करता, ये काफी ज्यादा क्लोज है। बट
जब आपको एक्सपीरियंस आ जाता है, अब आपको कई सारी चीज़ें दिखने लगती है। मैं इसलिए बच्चों को 6 महीने तक करवाता ही हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक चीज़ देखें प्रैक्टिकली करवा करवा के। मैं चाहता हूँ कि अगर वो चार्ट खोले तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें एक टाइम पे दिखें। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, ठीक है, पहली कंफर्मेशन। डाउन ट्रेंड की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। और ऊपर से टॉप भी लगा चुकी है मार्केट, तो कहीं ना कहीं मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो जब आप इकट्ठे सारी चीज़ें देखोगे ना, तो आपके लिए प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। मेरे को लग रहा है अभी आपका ना बेसिक क्लियर नहीं है अच्छे से, डाउन ट्रेंड के बारे में या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, या रीटेस्ट वगैरह करके कैसे क्या प्राइस कर सकता है उस टाइम। आपको ये तो पता है ये चीज़ होती है, डाउन ट्रेंड है, आपको ये भी पता है अप ट्रेंड होता है, आपको ये भी पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट आपको ये नहीं पता है कि एक्चुअली वहाँ पे करना क्या है और एक्चुअली चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पे। स्विंग में भी इंट्राडे में ये होता है कि हाँ भी हमें तो एक दिन में, अब हमें नहीं फर्क पड़ता कि मार्केट कहाँ जाए, बाद में ये अप ट्रेंड रहे या जो भी है, हमें एक दिन में लेकर निकलना है पोजीशंस, ठीक है। स्विंग में ये होता है कि हमें देखना पड़ता है, काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है, एक नहीं कि एक साल से मार्केट ने क्या किया, 1 वीक में क्या किया है मार्केट, चाहे वो एक साल से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बट 1 वीक में क्या किया, 1 डे में क्या किया, कौन से इंडिकेटर हमें लगाने हैं, कहाँ एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखना है, क्या क्या कर रहे हैं बायर सेलर्स वहां पे, वॉल्यूम कैसा है, बहुत सारी चीजें होती है। तो वो देख के तभी हम करते हैं। और जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाती है ना, देखो, जब जो बेसिक करेगा ना उसे बहुत मुश्किल लगेगी स्टार्टिंग में, बट जब उसको प्रैक्टिस हो जाएगी ना 2 3 4 महीने में, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें ना एक साथ देखेगा। और मैं इतना ट्रेन कर देता हूँ ना बच्चों को कि मतलब एक ही चीज़ नहीं चाहता कि अगर वो इंट्राडे करे, उसे मार्केट की साइकिल समझाता हूँ कि मार्केट वर्क कैसे करती है, आपको कब इंट्राडे में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा, कब आपको एफएनओ में ज़्यादा बेनिफिट होगा, या कब आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। वो ये तो नहीं है कि स्विंग ट्रेडिंग अगर कोई कर रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग ही करता है, करते हैं। अब मान लो स्विंग ट्रेडिंग वाला क्या करता है, अगर कोई स्विंग ट्रेडर बन गया, तो मार्केट हमेशा तो ये नहीं है कि बायर्स को ही पैसा देगी। स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा बायर्स ही करते हैं। तो वो इतना पैसा उनके पास, इतना फंड होता है कि उन्हें पता है कि अगर एक महीने मार्केट बढ़िया बुलिश रहने वाली है सेक्टर वाइज, तो एक बार ही वो लगा देते हैं और पूरे साल की कमाई निकाल लेते हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है मार्केट में। मैं चाहता हूँ कि बच्चा ऐसे ट्रेंड हो कि उसे पता हो मार्केट साइकिल, मैं पूरा मार्केट साइकिल समझाता हूँ कि 2024 में, 2022 में, 2021 में मार्केट ने क्या किया, हिस्ट्री रिपीट कर रही है अपने आप को बार बार। तो मैं चाहता हूँ कि उसे ये बताओ कि कब मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, अब चार्ट को देख के मुझे ये बताओ कि कब मेरे को इंट्राडे में ज़्यादा बेनिफिट होगा और कब मुझे एफएनओ में ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं हमेशा बेसिक से ही करवाता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि बच्चों ने पीछे से क्या करके आए, नहीं करके आए। और मैं अपने साथ साथ लेकर चलता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरा तरीका अलग है, सबका अपना अपना तरीका है। तो ये था। बाकी बाकी चीज़ों तो मैं अगली क्लास में अब करवाऊंगा। बोर तो नहीं हुए आप? हम्म। तो अभी तो मैं क्लास अगर शुरू करवाऊँ, तो मैं तो आपका कैंडलस्टिक से ही थोड़ा बहुत तो करवाऊंगा अभी। मेरे को वो भी देखना पड़ेगा कि आप अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं। वैसे मैं शो कर देता हूँ, मैं देख देख लेता हूँ। सेकंड, हाँ, ये है। तो कोर्स तो जो होगा 3 4 महीने का ही होगा। 2 महीने में एक्स्ट्रा रखता हूँ ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से बार बार पूछ सके। ये आपको सही लगता है हैमर जो बना है? हम्म। यहाँ पे मेरे को एंट्री लेनी चाहिए।
यहाँ पे। हम्म। 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 समझा नहीं। ये तो गलत है आपका, फिर अगर थर्ड कैंडल पे लेते हो एंट्री तो। बिकॉज पता है क्या है, अगर मार्केट पावर ही सारी खत्म हो गई तो आप क्या करोगे? कैंडल की पावर ही खत्म हो गई, अगर बायर्स ने जाना ही बड़ी कैंडल बना दे और थर्ड एंट्री लेकर क्या करोगे? एक्चुअली ये भी मेरे को, अच्छा मैं बच्चों को समझाने के लिए जरूर बता देता हूँ ताकि उनको अभी नहीं पता लगेगा कि अब ट्रेंड क्या है या डाउन ट्रेंड क्या है। बट एक्चुअली में जो हैमर पे हमारी एंट्री होनी चाहिए, अगर हैमर या हैंगिंग मैन बने, तो हमारी जो कंडीशंस होनी चाहिए। मैंने लिखी है यहाँ पे। पहली बात तो मार्केट होना चाहिए डाउन ट्रेंड जब हैमर बने। ठीक है। उसके बाद उसकी लोअर विक दोगुनी हो या उससे ज्यादा हो तो और बढ़िया है। एंड छोटी मोटी विक भी हो ऊपर चलेगी, पर ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। कलर, कलर भी मैटर नहीं करता जब हैमर बनता है तो, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, पर ग्रीन थोड़ा सा पावरफुल होता है। बट ये कंफर्म कर देती है कि मार्केट अगर बॉटम पे बनी है तो ऊपर जाने वाली है। उसके बाद एक कंफर्मेशन चाहिए। तो ये तो मैं ज्यादातर वैसे प्रेफर नहीं करूंगा चाहे मार्केट चली गई है। बट इसमें आपको एक और चीज दिख रही है। मैं होता तो ले लेता मैं इसमें एंट्री प्राइस एक्शन के बेस पे। क्यों लेता? नहीं, मेरे को दो चीज। हम्म। हम्म। बट मैं क्या करता, मैं देखता डबल बॉटम भी बन रहा है कुछ टाइप का, ये बनाने वाला है, मेरे को पहले ही पता लग जाता क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। यहाँ से ही मार्केट बॉटम लगा रही है, डबल बॉटम भी बना दिया, मेरे को पता लग जाता कि हो सकता है, तो मैं सीधा प्राइस एक्शन पे ले लेता। ये तब आएगी चीजें जब आप एक एक चीज की ना प्रैक्टिस करोगे बार बार। जो 6 महीने का कोर्स कराऊंगा मैं, बार बार चीजें करवाऊंगा, तो भाई एक चीज एक साथ सारी चीजें देखोगे, तब आप स्विंग ट्रेडिंग भी अच्छे से कर पाओगे, इंट्राडे भी, और आपको पता होगा एफएनओ भी कैसे करनी है। अब यहाँ पे हैमर बना है, सही है आपको लगता है? हम्म। ये। हाँ। तो हमारा क्या था, पहला पहला ही हमारा क्या था पॉइंट, कि हमेशा मार्केट डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, ऊपर से चल के नीचे आनी चाहिए, पहला पॉइंट हमारा मेट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हैमर, कि विक्ट वगैरह वो तो है ही है। तीसरा पॉइंट एक कंफर्मेशन रिक्वायर्ड, दो चीजों के लिए बढ़िया। बट हमारा, वो तो चलो हम जब करेंगे ना ट्रेड बढ़िया तरीके से, जब हमें प्राइस एक्शन की नॉलेज होगी, तब हम वैसे वैसे ट्रेड करेंगे। बट अभी के लिए जो बेसिक क्लियर होना चाहिए, हमेशा हमें ये देखना है कि मार्केट, सब कुछ भूल जाओ, अभी ये देखो कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर बन रहा है तभी हमें एंट्री लेनी है। हम्म। अब इसको हम डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। एक, दो, तीन, उसके बाद हैमर बना। अब जिसने यहाँ पे लिया होगा ना, वो देखो कहाँ तक पहुंचा है, गैप अप भी हुआ। ये बहुत बढ़िया चलता है। वो चलते हैं, वो भी चलते हैं एक्चुअली। बट वो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए एक्चुअली में कि हमें एंट्री लेनी कब है और एग्जिट कहाँ पे करना है। वहाँ छोटा प्रॉफिट लेना है या बड़ा प्रॉफिट लेना है, वो हम पे डिपेंड है। बट जो एक्चुअली में सही तरीके से अगर बन के आता है ना डाउन ट्रेंड के बाद हैमर, वो
हम्म, हो जाता है, बिल्कुल होता है। एक्चुअली जो मैं लिक्विडिटी वाले स्टॉक आपको बता रहा था ना, जैसे ब्रिटेनिया का, एफएनओ का, उसमें एक्चुअली होता ही गैप अप है बीच बीच में। इसलिए तो उसका प्राइस इतना भागता है। जैसे स्टॉक है, मैं एक आदमी हूँ, मेरी परछाई बड़ी है छोटी हो सकती है ना? पर मैं मूवमेंट करूंगा तो थोड़ा सा करूंगा, पर मेरी परछाई कितना मूवमेंट करेगी? ज्यादा करेगी ना। वही स्टॉक्स में होता है, स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स होते हैं वो। स्टॉक अंडरलाइन एसेट है वो, चलो चीजें मैं बाद में बताऊंगा जब हम मैथ एनो करेंगे। अभी आप बेसिक करो। तो आपका असाइनमेंट यही रहेगा, मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगा। आपको देखने हैं सारे स्टॉक्स, जितने भी, अगर आपके पास टाइम है, जितने आप असाइनमेंट कर सको। हैंगिंग मैन तो आपको पता ही है। हैंगिंग मैन में आपको ये देखना है कि आप ट्रेंड 3 बार बनाओ। ये तो गलत है हैंगिंग मैन, चलो मैं इसको नहीं बताऊंगा, एंट्री लेना पसंद करूंगा। बट 3 बार अप ट्रेंड, पता है ना, 1 2 3। यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बनता है, उसकी क्लोजिंग पे, कंफर्मेशन की, तब हमने एंट्री लेनी है। हैमर और हैंगिंग मैन की आपको करनी है। अब इसे हम कह सकते हैं, एक बढ़िया एंट्री कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि ये अप ट्रेंड के बाद बढ़िया बना है। तो कहाँ पे लेनी है एंट्री हमें? इसमें कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं? हैंगिंग मैन है ना ये। हाँ जी, हैंगिंग मैन तो बनता ही टॉप पे है ना। किसने आपको बोला? हाँ, तो डाउन में ही गया ना ये। हैंगिंग मैन बना, कंफर्मेशन मिली, उसके बाद डाउन में ही गया ये। हाँ, तो ये तो एफएनओ में, ये एफएनओ में थोड़ी देखते हैं, ये तो सबसे बड़ा बेसिक ही है, यही है। कैंडल स्टिक, स्टिक की हम स्टार्टिंग में देखा है किसी को हम डायरेक्ट ही एफएनओ करवा देते हैं? तो ये तो बेसिक है। इंट्राडे करते हो सेलिंग वगैरह में, वो हमें प्रॉफिट होगा ही ना। अब जैसे टॉप बन गया ये, अब ट्रेंड बन गया, टॉप लगा दिया इसने। नहीं नहीं, वो तो चलो एग्जिट ले ही लेंगे, वो तो हमारा टारगेट अगर यहाँ तक होगा। अगर अब हमें गिरते मार्केट में भी ट्रेड करना है, पैसा बनाना है, तो अब हमें गिरने में भी तो प्रॉफिट हो सकता है ना। अगर हमारी स्ट्रैटेजी बन रही है कि अगर यहाँ हैंगिंग मैन बनेगा, प्राइस है 80 रुपये यहाँ पे, 100 रुपये सॉरी। को पता है कि रेड कैंडल जो ओपन ऊपर से होती है, क्लोज नीचे गिरती है, ठीक है? तो अगर 100 से ये 80 रुपीज आएगा और हमने सेल कर दिया, और ये 100 से सीधा 20 हो जाए, तो यहाँ भी तो सारा मेरा प्रॉफिट है गया ना। मैंने सेल किया है, बाय थोड़ी किया है यहाँ पे। सेल करके भी तो हम पैसा बना सकते हैं इंट्राडे में। हम यहाँ अगर हैमर पे बाय करके यहाँ तक टारगेट रखते हैं, तो यहाँ पे सेल करके 100 रुपए से 20 रुपए तक भी टारगेट रख ही सकते हैं ना, नीचे गिरने पे सेल का। ये तो बाय का हमने टारगेट बुक किया, अब हम सेल का भी टारगेट बुक कर सकते हो। एक्चुअली जो ट्रेंड हो जाता है ना मार्केट में, एक्चुअली फॉलो ये दोनों चीजें करता है। वो गिरती मार्केट में भी पैसा बना देता है, और उठती मार्केट में भी पैसा बना देता है। ये हमें 80 रुपए से, जो 20 रुपए से 100 रुपए चला गया, तब हमने पैसा बनाया। प्लस प्लस अब ये 100 रुपए से 20 रुपए आ गए, ये हमने बाय करके पैसा बनाया था, अब यहाँ हम सेल करके पैसा बना रहे हैं। गिरती मार्केट में आप, बेरिश में तो आप सेल ही करते हो ना। समझा? नहीं, क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि इसमें तो हमने बाय करना है। हैंगिंग मैन तो तब देखा जाता है ना जब हम सेल करते हैं। हैंगिंग मैन का मतलब क्या है? बेरिश मार्केट होने वाली है। हाँ, सेल करो। हाँ, निकलो, निकाल दी लो।
अब आप मान लो 1:2 का टारगेट ले रहे हो। अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आप आगे तक भी तो होल्ड कर ही सकते हो ना, कुछ क्वांटिटी निकाल के। 100 ली है क्वांटिटी, वो आप टॉपिक पे आएंगे 50 क्वांटिटी कैसे करनी। बट अभी आप बेसिक ही करो। अभी आप ये समझो कि मैंने जितना सीखा है ना वो मैं सब भूल गई हूँ। मेरे को बेसिक से स्टार्ट करना है। बस। क्योंकि अगर आप देखो, जो सोचता है ना कि मेरे को सब कुछ आता है, एक्चुअली में सबसे पहले गिरता भी वही है। और जो कहता है कि मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा ना, तो वो लंबे समय तक टिका रहता है मार्केट में या कहीं भी, किसी भी फील्ड में। तो आप यही करो, मैं आपको ये सारा भेज देता हूँ। अब दो चीजें, हैंगिंग मैन पता है ना कैसे बनता है? हम्म, तो ये भी मैं आपको भेज देता हूँ, प्लस आपको मैं भेज दूंगा कहाँ के, ये चीज ना, ये चीज ध्यान रखनी है। ये कितनी होनी चाहिए? दोगुना होनी चाहिए बॉडी से। कलर डजेंट मैटर। ये इस टाइम में अगर ये हैमर नीचे बना, बॉटम पे बना, तो इसे हैमर कहलाएगा, ये बाय करना है। अगर ये टॉप पे बना तो हैंगिंग मैन कहलाएगा। सेल करना है हमें कंफर्मेशन के साथ। बाकी ओपन हाई तो मेरे को लगता है आपको एक्सप्लेन करने की लोड नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कहाँ से ओपन होती है, क्लोज होती है कैंडल। तो आप ये दो चीजें करो। कल आप असाइनमेंट दे देना मेरे को। आपको कैसे करना है पता है? आपको टूल्स वगैरह तो आपको आते ही हैं, ट्रेडिंग के तो आप यूज करते ही होंगे। ट्रेडिंग व्यू, ये साइट। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे मैं आपको परफेक्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ। ये चलो डाउन ट्रेंड है, ये तो कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट। तो मान लो यहाँ पे बन गया हैमर, रेड कलर का। तो मुझे क्या करना है? टूल्स तो आपको यूज करने आते ही हैं सारे। मैंने लेना है लॉन्ग का। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अब मेरे को कहीं भी दिख, कोई भी स्टॉक खोल लिया मैंने, अब मेरे को कहीं भी दिख गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक का होना चाहिए अगर ये हैमर बनता है यहाँ पे? तो बॉटम पे। हम्म, ये नहीं है, अगर हम किसी भी हैमर की बात करते हैं कहीं भी बना, ये तो मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक होना चाहिए? अगर मान लो ये हैमर बना है, इसके कंफर्मेशन पे यहाँ पे मैंने एंट्री लेनी है, ठीक है? तो इसने कंफर्म कर दिया। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा? बता सकते हो? हाँ जी हल्के जी। आप दोबारा उसी लिंक पे क्लिक कर दीजिए, एक्चुअली कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मेरी फिर से अगली। कोई बात नहीं, आप जब भी हो गया, अगर असाइनमेंट अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। बाकी आपने करनी है ज्वाइनिंग?
ठीक है कोई बात। ठीक है ठीक है। ये आपको जहाँ बेटर लगे। हाँ। ठीक है आपको। ओके। ओके। हाँ जी। हम दसो जी। हाँ जी हाँ जी, अपनी गल हुई सी स्टॉक मार्केट ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। हाँ जी हम दसो कि ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ? ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਆ। ਤੇ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਲੈ 6 ਮੰਥ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਬੈਚ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੈਚ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ? ਹੂੰ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 10 ਵਜੇ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੇਸਿਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਲਾਸ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਚਲੋ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ? ਮੇ- ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਸੇ ਬੈਚ 'ਚ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਅੱਜ 4-5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਜੇ 11 ਵਜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ 11 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ 11 ਵਜੇ। ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ओके।